सावरी के ग्राम लोधी टोला में। मेरे को लोधी टोला में क्यों ले जा रहे हो जी? लोधी है, सब जगह ले जाना चाहिए। बहुत कम समय मिला, लेकिन आज का दिन भी मेरे पास इसलिए रखा रहा क्योंकि विनोद भैया अग्रवाल के चुनाव प्रचार में मुझे आना ही था। आज हमारे इस बैठक में, चर्चा कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित महाराष्ट्र का विधानसभा का बहुत महत्वपूर्ण चुनाव चल रहा है और बहुत ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। आज 17 तारीख की रात है, कल 18, फिर 19 और 20 तारीख को आपको 7 बजे से लेकर 5 बजे तक के मतदान करने के लिए जाना है। जब आप लोग मतदान करने के लिए जाएंगे तो निश्चित तौर से अभी हमारा गोंदिया जिला और बालाघाट जिला खेती में, हम धान की खेती लगाते हैं और अभी हमारे किसान भाई जो हैं दिन भर जो है अपने खेत और खलिहान में रहता है। और हमारे दोनों ही जिलों के अंदर में अभी महिला और मड़ई का भी कार्यक्रम चल रहा है। इस कारण से हम लोग अपने अपने रिश्तेदारियों में भी रहते हैं। और अभी तो जब मैं आमगांव का चूंकि प्रवासी कार्यकर्ता था, मुझे वहां की जवाबदारी रही, इसलिए लगभग 1 महीने तक के मैंने वहां के बूथ स्तर तक के जाकर के, वहां के शक्ति केंद्र स्तर तक के जाकर के, और बड़ी सभाओं पे मैं कम रहा, लेकिन ऐसी छोटी छोटी नुक्कड़ सभाओं में जाकर के अपनी बातों को हमने रखा। और जब वहां रखे तो मुझे एक कार्यक्रम में विनोद भैया से मेरी मुलाकात हो गई, मांडो देवी, जिसको उन्होंने ही आगे बढ़ाया है और आज उसका नाम जो है पूरे महाराष्ट्र के अंदर में, और हमारे मध्य प्रदेश के भी हमारे जो दर्शनार्थी रहते हैं वो वहां पे दर्शन करने के लिए आते हैं। और उस कार्यक्रम में जब मैं था तो व्यक्तिगत तरीके से विनोद भैया ने मुझसे भी कहा कि आपको आना है, 2-3 दिन देना गोंदिया विधानसभा क्षेत्र में। तो मैंने कहा उनसे कि भैया मैं पक्का आऊंगा, और इसलिए आऊंगा जबकि जब मैं चुनाव लड़ रहा था तो हमारे भी इस क्षेत्र के लोग बहुत सारे मेरी भी मदद करने के लिए उधर गए थे। और हमारा तो बिल्कुल रोटी बेटी का संबंध है। बहुत सारी बेटियां ब्याह करके हमारे आपके विधानसभा क्षेत्र में आई है, आमगांव में आई है, और बहुत सारी हमारी बेटियां ब्याह करके हमारे क्षेत्रों में गई हैं, बालाघाट के अंदर में गई हैं। तो हमारी समस्याएं भी एक जैसे हैं, दोनों ही विधानसभा की, तीनों ही आमगांव, बालाघाट, हमारा लांजी किरनापुर, बालाघाट, ये हमारी समस्याएं भी एक जैसी है। जब समस्याएं भी एक जैसी है तो निश्चित तौर से वहां तो लगातार 2003 से लेकर अब तक के भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। और देखिए, मध्य प्रदेश बड़ा राज्य था क्षेत्रफल की दृष्टि से। जब 2002 में हमसे टूट करके छत्तीसगढ़ अलग राज्य बना तो सारे के सारे संसाधन जो थे वो छत्तीसगढ़ में चले गए और हमारे पास ज्यादा कुछ बचा नहीं। और महाराष्ट्र के अंदर में, और हम लोग जब बात करते हैं तो इस बात का चिंतन मनन करते हैं कि जितनी आय महाराष्ट्र के बॉम्बे शहर की है उतने हमारे मध्य प्रदेश की आय है। और देखिए कि क्षेत्रफल की दृष्टि में इतना बड़ा होने के बाद भी, संसाधन कम होने के बाद भी, आय कम होने के बाद भी लगातार 2003 से लेकर आज तक अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, उस समय में उमा भारती जी थी, बाबूलाल गौर जी बने कुछ समय के लिए, और 18 साल तक के हमारे इसी गोंदिया के दामाद और हमारे बच्चों के मामा शिवराज सिंह चौहान जी जब 18 साल तक के मुख्यमंत्री रहे तो उन्होंने विकास की राह को इतनी तेजी से आगे बढ़ाया कि कम संसाधन होने के बाद भी मध्य प्रदेश आज कहां से कहां निकल गया। आज आप आपके देखते होंगे हमारे यहाँ की सड़कों की स्थिति कितनी खराब हुआ करती थी। मेरे साथ में भी गौरी उपवंशी जी, उनके मायके गांव में थी चिलोद में, और मैं भी एक हमारी बहन का गांव चिलोद जो हमारी जिला पंचायत की पूर्व सदस्य और हमारी पार्षद जो मौसम दीदी के साथ घूम रही हैं, गौरी लिल्हारे जी, उनका गांव, इसके पहले वाला जो गांव था वो गांव जो था गौरी लिल्हारे जी का गांव। तो दोनों बहनों ने फोन किया था कि हमारे गांव में जरूर जाना भैया, सभा लेना। वो आज उधर सालेकसा तरफ गई हूँ, आमगांव की तरफ में मैं इधर आया, और मेरे साथ में आज गौरी उपवंशी जी अपने गांव में थी, माई के गांव में। और बहने कुछ ध्यान रहना रहे, माँ पिता और अपने माई के गांव का हमेशा आप लोगों को ध्यान रहता है। खिल जाता है चेहरा जब मायके का नाम आता है, होता है कि नहीं होता है जी? तो ये इसलिए उन लोगों ने बोला कि भैया हमारे गांव में आना, और आज आने का आप लोगों के बीच में सौभाग्य मिला। यहाँ से होते हुए भी 3 कार्यक्रम और जाना है हम लोगों को। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हमारी समस्या एक जैसे है, और जब समस्या एक जैसे है तो हमारी सड़कें, हमारी पुलिया एक दूसरे को जोड़ती है। आवागमन के अगर साधन अच्छे नहीं होंगे, हमारी नदियों के अंदर में, हमारी नहरों के अंदर में अगर पुलियाएं अच्छी नहीं होगी तो हमारे आवागमन के साधन अच्छे नहीं हो सकते हैं। लेकिन हमारी समस्या इसलिए भी एक जैसी है क्योंकि जब कोटा सिरपुर डैम का पानी छूटता है तो गोंदिया जिले की भी धरती को सिंचित करता है, यहाँ के भी किसानों की खेती लहलहाती है। और वही कोटा डैम
का हमारा पानी, सिरपुर का पानी जब छूटता है तो हमारे लांजी केंद्रपुर क्षेत्र की भी हमारी धरती लहलहाती है, वहां का भी किसान खुशहाल होता है। लेकिन कई बार हमारा जो मुख्य केनाल है वो टूट जाता है, महाराष्ट्र सीमा से टूट जाता है, कभी कभी मध्य प्रदेश की सीमा में टूट जाता है, तो अंतिम छोर के जो हमारे खेत है वहां तक के पानी नहीं पहुंच पाता और इस कारण से खेती हमारी खराब हो जाती है। और इस कारण से हमने संकल्प लिया हुआ है कि हम सड़कों को भी अच्छा बनाएंगे, नहरों को भी अच्छा बनाएंगे। और जब पिछले दिनों लोकसभा का चुनाव हुआ और हमारी जिले से, हमारी लोकसभा क्षेत्र से भारतीय पार्टी जी निर्वाचित होकर आई, तो हमारा पहला लोकसभा का सत्र जब लगा तो उस सत्र में जब वो गई हुई थी तो मैंने भी फोन किया एक दिन और मैं कहा कि भाभी मैं भी आ रहा हूं। तो बोले क्यों? तो मैंने उनको बताया कि मुझे नितिन गडकरी जी से मिलना है और इसलिए मिलना है क्योंकि वो सड़क परिवहन मंत्री है और साथ साथ में जल संसाधन विकास मंत्री भी है, दोनों विभाग उनके पास में है। तो जिस तरह से आमगांव से लेकर देवरी तक के और आमगांव से लेकर गोंदिया तक के सड़क बनी है, उसी तरह से मैं उनसे निवेदन करने वाला था कि उसी तरह की सड़क आप आमगांव से लांजी और लांजी से लेकर रजेगांव तक की बना दो। और हमारा जो बाग केनाल जो है, मुख्य केनाल है, जिसका पानी से गोंदिया जिला भी सिंचित हो रहा है, बालाघाट जिला भी सिंचित हो रहा है, उस मुख्य केनाल जो टूट जाती है उसको सीमेंट्रीकरण, लाइनिंग का काम करवा दो। 3 दिन तक के मैं दिल्ली में रहा, नितिन गडकरी जी से मुलाकात नहीं हुई। और जब नहीं हुई तो 6 दिन पहले आमगांव की एक सभा में वो भी बैठे हुए थे, तीसरे नंबर पे मैं बैठा हुआ था। मुझे लगा मौका अच्छा है, चौका मार दो। मैंने अपने पर्स में हाथ डाला, देखा कोरा कागज है कि आजू बाजू, देखा नहीं था। एक को बोला तो बोले भैया नहीं है, मंच पर, इतने बड़े मंच पर इधर उधर जा नहीं सकते, ज्यादा बोल नहीं सकते। तो देखा तो एक कागज का छोटा सा टुकड़ा निकला, कोरा वाला, थोड़ा कुछ लिखा था, नीचे का फाड़ा और उसमें लिखा कि भाई साहब, जिस तरह से आपने आमगांव से देवरी और आमगांव से लेकर गोंदिया तक की सड़क बनाया है, वैसी सड़क आप आमगांव से लांजी से लेकर रजेगांव तक की बना दो, बड़ी दया होगी। और मुख्य केनाल जो हमारा बाग कोटा डैम का है उसको भी आप सीमेंट्रीकरण कर दो, लाइनिंग का काम कर दो। और मैं उठा और उनके पास में जब जाकर उनको दिया तो उन्होंने मुझसे कहा कि राजकुमार चुनाव के बाद आके मिलना। जब उन्होंने मुझसे कहा कि चुनाव के बाद आके मिलना, तो मैं तो अपनी क्षेत्र की जनता के लिए जाऊंगा ही, उनसे मांग करूंगा ही, लेकिन जब मैं अकेला जाऊंगा तो मेरी आवाज उतने ताकत के साथ में उनके सामने में रख पाऊंगा क्या? है ना जी, मेरा इतना प्रभाव पड़ेगा क्या अकेले का? नहीं पड़ेगा ना। लेकिन जब मेरे साथ में आमगांव से संजय पुष्पाम जी आमदार होंगे और गोंदिया से हमारे विनोद अग्रवाल जी आमदार होंगे तो प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? काम होगा कि नहीं होगा? होगा ना जी। तो इसीलिए अपने गोंदिया विधानसभा के लिए भी, आमगांव विधानसभा के लिए भी और हमारे महाराष्ट्र में सरकार के लिए भी एक आमदार के साथ साथ में अगर हमारे अपने आमदार होंगे तो हम अपनी अपनी सरकारों से, अपनी अपनी केंद्र की सरकार से, अपनी अपनी राज्य की सरकार से काम बड़ी तेजी के साथ खींच के लेके आ सकते हैं। हो सकता है संभव। और ज्यादा काम होते हैं जब अपनी अपनी खुद की सरकार होती है। 2.5 साल तक यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी यूटी की सरकार हमारी रही है। आप देखिए कितना काम उन्होंने नहीं किया है। हमारे विनोद अग्रवाल जी ने हर बात को ऊपर तक पहुंचाने का काम इन 5 सालों के अंदर में किया है। यही नहीं, हमारे देवेंद्र फडणवीस जी उप मुख्यमंत्री रहते हुए एक नाथ शिंदे जी को एक एक बात हमारी मध्य प्रदेश की अगर कोई सरकार योजना बना रही है उसके बारे में, अपने विदर्भ के बारे में, पूरे महाराष्ट्र के बारे में चिंता करते थे। और यही कारण रहा है कि इन 2.5 सालों के अंदर में ढेर सारी योजनाएं हमारी सरकार ने हर वर्ग के लिए दिया है। कभी कभी हमको चिंता होती है, हम मध्य प्रदेश की तरफ जब देखते हैं, अपने क्षेत्र की तरफ देखते हैं। जब हमारे अमित शाह जी आए थे तो उन्होंने कहा था, चाहे वो मध्य प्रदेश के चुनाव में उन्होंने कहा, चाहे वो छत्तीसगढ़ के चुनाव में कहा कि हम धान की खरीदी 3100 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से करेंगे। अब हमारे पास संसाधन है कम। छत्तीसगढ़ के अंदर में 3100 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से पिछली बार भी धान खरीदा गया और इस बार भी खरीदा जा रहा है। हमने अपने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से कहा कि हमारी सरकार ने वादा किया सो पूरा करिए साहब। तो उन्होंने हमसे कहा धीरे धीरे करके करेंगे, पैसा कम है इस कारण से हम धीरे धीरे करके हम अपने काम को, विकास को आगे बढ़ाने का काम हमारी मध्य प्रदेश की सरकार कर रही है। लेकिन इस बात की बड़ी चिंता होती है, कभी कभी हमको लगता है कि हमारे यहाँ के किसान को वो लाभ नहीं मिल पा रहा जो आपके यहाँ के किसान को मिल रहा है। 1 हेक्टेयर में 25,000 रुपए आप लोगों को देने का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी यूटी की सरकार कर रही है। और 2 हेक्टेयर अगर आपके पास में जमीन है तो 50,000 रुपए देने का काम यही हमारी अपनी सरकार कर रही है। तो फिर कैसी सरकार चाहिए? आज बताइए, हमारी ये महाराष्ट्र की सरकार आपके खाते में सीधे किसान सम्मान निधि के माध्यम से 6,000 रुपए प्रति साल का डाल रही है। और हमारी राज्य की सरकार के साथ साथ में केंद्र की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार, मध्य प्रदेश हो चाहे वो महाराष्ट्र चाहे छत्तीसगढ़, पर देश के जितने भी राज्य हैं उनके अंदर में 6,000 रुपए प्रति साल का डाल रही है।
पूरे 12,000 रुपए प्रति साल का आप लोग को वो अतिरिक्त मिल रहा है। तो ये जो सरकार है, हमारी अपनी सरकार है, यही सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, जो हमारी सरकार जब जब सत्ता में आती है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी हमारे जो प्रोदा थे, हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के जनक थे, उन्होंने कभी इस बात को कहा था, सिद्धांत दिया था एक अंत्योदय का, और उन्होंने कहा था कि अंतिम छोर में रहने वाले व्यक्ति का विकास होना चाहिए जब कोई सरकार आए। और इसी कारण से उसी सिद्धांत को लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब राज्य के अंदर में आई, चाहे वो केंद्र के अंदर में आई, तो उसी सिद्धांत को लेकर अगर अंतिम छोर में जंगल में भी रहने वाला एक मकान अगर पहाड़ी में भी है, तो हमारी अपनी अपनी राज्य सरकारों का कोई ना कोई योजना का लाभ उस परिवार तक के पहुंचा है। क्योंकि हमारा भी जो क्षेत्र है, वनांचल का क्षेत्र है, मैं अंदर तक के जाता हूं, अगर हमारा बैगा समाज का भी अगर कोई व्यक्ति है, हमारा आदिवासी समाज का भी कोई व्यक्ति है, हमारे सबसे पिछड़े स्तर पर भी रहने वाला कोई व्यक्ति है, जो पहाड़ में एक मकान भी है, तो उसको सरकार की हमारी योजनाओं का लाभ मिला है। और देखिए, यही सरकार हमारी है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक की योजना बनाकर रखी हुई है। और यही कारण है कि आप जब भी आप देखिएगा कि महाराष्ट्र के अंदर में हमारी सरकार चल रही है, गोवा हमारा लगा हुआ राज्य है, वहां भारतीय जनता पार्टी की अपनी सरकार है, गुजरात के अंदर में लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, राजस्थान के अंदर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, हरियाणा के अंदर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पूर्व से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक हर राज्य के अंदर में लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। आजादी के बाद से लेकर अब तक के उड़ीसा के अंदर में कभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, दूसरी सरकारें नहीं बनी। अब वहां की जनता ने भी तय किया है और इस कारण से इस बार वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपनी बन गई है। तो आप अंदाजा लगाइए कि जब अपनी सरकार बनती है तो राज्य के अंदर और केंद्र के अंदर जब अपनी सरकार होती है, तो जो हम बोलते हैं कि डबल इंजन की सरकार की हम जो बात करते हैं मंचों के माध्यम से, तो इसलिए करते हैं कि जब ट्रेन में एक इंजन लगा हो तो अपने डिब्बों को ज्यादा तेजी के साथ खींच सकता है क्या? नहीं खींच सकते। अगर दो इंजन लग जाए तो तेजी के साथ हमारी ट्रेन दौड़ेगी कि नहीं दौड़ेगी जी? दौड़ेगी ना। इसीलिए जब डबल इंजन की सरकार बन जाएगी तो डबल ताकत के साथ में, डबल तेजी के साथ में हमारी सरकार काम करेगी, तो गांव खलियान और मोहल्ले तक के हमारा विकास का काम आ सकेगा। और इसीलिए हम कहते हैं गांव की भाषा में कि गाड़ी का अगर एक पहिया टूट जाए तो बैल उसको खींच सकते हैं क्या? नहीं खींच सकते। और गाड़ी का दूसरा पहिया लगा दे तो किसान का धान भी अपने घर तक के पहुंच सकता है और किसानी का काम भी अच्छे से कर सकता है। इसलिए अभी एक पहिया निकला हुआ है हमारा राज्य का, महाराष्ट्र का, उस पहिए को फिर से हमको जोड़ना है और इसीलिए विनोद अग्रवाल जी को हमको यहाँ से चुनाव जिता करके भिजवाना है। ऐसा दयावान नेता, 8-9 साल से मैं उनको जानता हूं। जब मैं गोंदिया आता था कभी कभी गौरीशंकर बिसेन जी के साथ में, तब मैं बैठता था। कई कार्यक्रमों में हमने एक साथ साझा किया है कार्यक्रमों को। कई कार्यक्रमों में हमारे इधर पे किरनापुर आते हैं, उनकी रिश्तेदारी है वहां पे, तो कई कार्यक्रम में जब वो आते हैं तो हमने साझा किया है। मैंने नेता ऐसा नहीं देखा जो हर दुख में, हर कष्ट में, हर बीमारी के समय में आपके सामने हमेशा खड़ा रहा है। नेता आपके हर समय खड़ा रहने वाला ऐसा नेता इस गोंदिया अगर विधानसभा क्षेत्र को मिला है तो हमको उसको खोना नहीं है। एक कमल के फूल के रूप में खिला करके हमको महाराष्ट्र की सरकार में उनको भेजना है। वो प्रतिनिधित्व तो हमारा महाराष्ट्र की सरकार में जाएगा तो निश्चित तौर से गोंदिया का अपना एक नाम फिर से इतिहास के पन्नों पे लिखा जाएगा। एक बात बताओ बहनों, कि कभी कोई सरकार आप लोगों की चिंता करती थी क्या? नहीं करती थी। 2.5 साल पहले शिवराज सिंह चौहान जी ने मध्य प्रदेश की लाडली बहनों के लिए, वो तो भांजी और भांजी बोलते हैं, मामा के रूप में तो पूरे जाने जाते हैं मध्य प्रदेश के अंदर में। इधर की भी भांजे भांजी आप बोलते हैं, है ना जी, सबको। लेकिन उन्होंने कहा कि मेरी लाडली बहनों का मुंह सूखा नहीं रहेगा, तो उन्होंने लाडली बहना योजना बनाया 2.5 साल पहले। और उन्होंने जब योजना बनाया तो 1,000 रुपए प्रति माह के हिसाब से देना प्रारंभ किया, सीधे आप लोगों के अकाउंट में, खाते में आना चालू हुआ। और जब 1,000 रुपए हमारे यहाँ के मध्य प्रदेश की लाडली बहनों के खाते में सीधे आना चालू हुआ तो उन्होंने कहा कि मैं इसको 1,000 का 1,000 नहीं रहने दूंगा, बल्कि इसको 250 रुपए बढ़ा करके पूरे 3,000 रुपए तक के लेके जाऊंगा। अभी मध्य प्रदेश की हमारी अपनी सरकार 1250 रुपए प्रति माह सीधे खाते में, आप लोगों के खाते में डालने का काम कर रही है। और यही बात जब हमारे विनोद अग्रवाल जी को पता चला कि वहां की लाडली बहनों का मुंह गीला है, वहां की लाडली बहनें खुश हैं, तो उनको लगा कि मेरे क्षेत्र की लाडली बहनों का मुंह सूखा है। उन्होंने किसको बताया? देवेंद्र फडणवीस जी को बताया। देवेंद्र फडणवीस जी ने एकनाथ शिंदे जी को बताया। और हमारी अपनी महाराष्ट्र की सरकार ने भी फिर
3-4 महीने पहले लाडली बहना योजना प्रारंभ किया और आप लोगों के खाते में सीधे 1500 रुपए डालने का काम किया। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना। अब इस चुनाव के बाद में तो और खुशी मनाओ, क्योंकि कितने मिलने वाले हैं? 2100 रुपए महीने सीधे आपके खाते में आने वाली है। एक और बात बताओ लाडली बहनों, जब आप लोग घर के अंदर में रहते थे, चाहे गरीब परिवार हो चाहे मध्यम वर्गीय हमारा परिवार हो, कई बार हमारे जेब में हमारी महिला बहनों के पास में 5 रुपए 10 रुपए 20 रुपए भी नहीं रहते। हमारे बच्चे जब चॉकलेट के लिए 5 रुपए 10 रुपए मांगते थे, कई बार बिस्किट के पैकेट के लिए 5 रुपए 10 रुपए 20 रुपए मांगते थे, कई बार कुरकुरा खाने की इच्छा होती थी, कई बार उनको चिप्स खाने की इच्छा होती थी, हमारी लाडली बहनों के पास में पैसा नहीं रहता था। बच्चे रोते रोते सो जाया करते थे और माँ अपने मन को बड़ा कर लेती थी, क्योंकि जब वो सास ससुर के सामने हाथ फैलाती थी, अपने पति के सामने हाथ फैलाती थी, तो कई बार पति भी उसको पैसे नहीं देते थे, सास ससुर भी उसको पैसे नहीं देते थे। उसके मर्म को, उसके दुख को, उसके कष्ट को अगर किसी ने समझा है तो वो हमारी मध्य प्रदेश की सरकार ने समझा और ये महाराष्ट्र की सरकार ने समझा है। और यही कारण है कि लाडली बहना जैसी योजना को बना करके आप लोगों के सामने दिया है। हम इसलिए कहते हैं और बार बार कहते हैं कि अगर आपकी एक सरकार अगर खो देंगे तो जो हम राष्ट्रीयता की बात कर रहे हैं, हमारे हाथ मजबूत होना चाहिए। जब विश्व की पटल में हम पहले जाते थे, आज से पहले 1999 से लेकर 2003-4 तक की अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार रही। सबसे पहले अगर गांव में रहने वाले व्यक्ति के लिए किसी ने सोचा था तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सोचा था। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बनाया था और हर गांव तक की हमारी पक्की सड़कें बनना प्रारंभ हुई थी। अगर सबसे पहले किसानों के लिए 1999 से लेकर 2004 तक अगर किसी ने सोचा था तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सोचा था। किसान क्रेडिट कार्ड बनाया था और उन्होंने फसल बीमा योजना प्रारंभ किया था। और 10 साल की हमारी यूपीए की कांग्रेस की सरकार रही तो आपने देखा होगा हर दिन एक भ्रष्टाचार, हर एक दिन कोई ना कोई घोटाले हुआ करते थे। जब इस देश का प्रधानमंत्री विश्व की पटल में जाया करता था तो हमको पिछड़ा हुआ देश कहा जाता था, हमको गरीब देश कहा जाता था। 2014 से लेकर एक ईमानदार सरकार आज तक के देश की राजनीति में है, नरेंद्र मोदी जी हैं। एक बात बताइए, इन 10 सालों 11 सालों के अंदर में हमारा देश कितनी तेजी के साथ में आगे बढ़ा है। और जो हमको कभी गरीब और पिछड़ा देश कहते थे, आज भारत हमारा देश 5वीं बड़ी महाशक्ति विश्व के अंदर में बन चुका है। और 2047 तक के इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये संकल्प है कि हम विश्व की तीसरी बड़ी महाशक्ति बन जाएंगे। इसलिए हमको कमल निशान चाहिए, इसलिए हमको विनोद अग्रवाल जी चाहिए, इसलिए भारतीय जनता पार्टी का एक प्रत्याशी चाहिए, ताकि हम तटस्थता के साथ में जब महाराष्ट्र के अंदर में हमारी सरकार होगी तो हाथ मजबूत हमारी देश की सरकार नरेंद्र मोदी जी की सरकार होगी। और निश्चित तौर से जब आप वोट देने के लिए जाए तो ये संकल्प लेके जाए कि वोट जो दे रहे हैं आप अपने राष्ट्रीयता के लिए दे रहे हैं, अपने देश के लिए दे रहे हैं। ये एक वोट जो आप दे रहे हैं वो अपने परिवार के लिए दे रहे हैं, और जो एक वोट आप दे रहे हैं वो अपने बच्चों के भविष्य के लिए दे रहे हैं। इस बात को जिस दिन आप तय कर लेंगे, कमल फूल के अलावा दूसरी बटन पे आपकी उंगली नहीं जाने वाली है। और इस संदेश को जब आप लेकर जाएं तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप लोगों का मायका गांव में 1-2 लोगों का होगा जी, उसके अलावा सबके बाहर का होगा, है ना जी, सबके बाहर का होगा। अगर एक दिन हम अपने मायके में फोन नहीं करते तो खाना नहीं पचता, होता है ना जी, नहीं होता है ना। अगर शाम तक के अगर बेटी का फोन ना आए तो रात में माँ फोन लगा देती है कि आज कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तबीयत खराब है उसकी, होता है ना। तो जब ऐसा होता है तो अब जहां जहां मायका है वहां आज रात में भी यहाँ सभा से जाना और फोन लगाना हमने तो तय कर लिया है। कमल की ही बटन दबाएंगे। माँ, पिताजी, चाचा, चाची, भाई, बहन, फूफा, फूफी, काका, काकी, मामा, मामी, सबको बोलना फोन लगा करके। इन 2 दिन का समय मात्र बचा हुआ है, ये समय फिर और लौट के नहीं आने वाला है, क्योंकि हमको महाराष्ट्र को भी उसी तेजी के साथ में आगे बढ़ाना है और कमल फूल की ही बटन दबाना, ये आप उनको संकल्प दिलवाना। यही निवेदन करने के लिए, आवेदन करने के लिए हम आप लोगों के बीच में लांजी से चलकर यहाँ पर आए हैं। और ये मेरा संदेश एक महिला बहनों तक के आप पहुंचाना। जो महिला बहनें गांव की नहीं आई हैं उनको कल पानी भरते भरते, बातचीत करते करते आते ही हैं, एक दूसरे के घर में बैठती हैं, कभी कभी चुगली भी कर देते हैं, लेकिन चुगली नहीं करने का समय है, अभी अपनी बात को रखने का समय है। आप बोलना। कमल फूल पे वोट देने के लिए भारतीय जनता पार्टी के सारे प्रतिनिधि भी आए थे और लांजी से राजकुमार कर्राहे भी आया था। ये बात आप हमारी संदेश को वहां तक पहुंचाना। और उस दिन जब टोली बना के जाओ
और कोई कांग्रेस की बहन रहे तो उसको पटाना कैसे भी करके और बोलना कि नहीं हम तो दे रहे हैं, ये तो बंद हो जाएगी। क्योंकि कांग्रेस का जो है हमारा नाना पटोले, उसने तो हाई कोर्ट के अंदर में लगा के रखा है कि लाडली बहना को हम आएंगे तो बंद कर देंगे। इसलिए तू भी मत देना, चाहे पति को मत बताना, अपने ससुर को मत बताना, लेकिन कांग्रेस को मत देना, दूसरे को मत देना। ठीक है जी, कमल फूल पे ही उसको भी बटन दबा देना। ये आप लोगों की जीत हो जाएगी। धन्यवाद। भारत माता की।